हिंदी में रचित बाल साहित्य पर जब हम विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तो यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि बाल साहित्य की दुनिया बड़ी व्यापक दुनिया है। अनेक विधाओं में बड़ी रोचक शैली में पठनीयता के बोध के साथ बाल साहित्य का लेखन किया गया है। बहुत सुंदर, मोहक, मौलिक कविताएं, अनूदित कविताएं, बहुत सी बाल कथाएं, पुरा कथाएं, बच्चों के मनोमस्तिष्क में जिज्ञासा पैदा करने वाली कहानियां, बाल उपन्यास, महान चरित्रों की जीवनियां, आत्मकथाएं, ये तमाम वो पक्ष हैं जिसमें कहीं संस्मरण हैं, कहीं रेखाचित्र हैं, कहीं यात्रा वृत्तांत हैं, कहीं रोमांच पैदा करने वाली कहानियां हैं, कहीं गुड्डे गुड़ियों का खेल है, कहीं भूत प्रेत आदि की कहानियां हैं। पत्र पत्रिकाओं में भी बाल साहित्य का लेखन प्रकाशन है। नंदन जैसी बाल पत्रिका, लोटपोट जैसी बाल पत्रिका, और इसी तरह कार्टून कथाएं, चित्रात्मक कथाएं और गाथाएं, ये सब बाल साहित्य की एक व्यापक, एक विराट दुनिया है। चुटकुले हैं, किस्से, कहानियां हैं, नानी दादी के किस्से हैं, उनकी कहानियां हैं, और कल्पना लोक की एक बड़ी दुनिया इस बाल साहित्य में दिखाई देती है। अनेक कहानियां और उपन्यास जिनके माध्यम से लालसा, जिज्ञासा और रुचि का अध्ययन करते हुए बाल साहित्यकारों ने प्रचुर मात्रा में लेखन किया है। कहानी और उपन्यास बाल साहित्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण, लोकप्रिय और ग्राह्य विधाएं बनी हैं। कथा या कहानी के प्रति बच्चों के मन में एक लगाव स्वाभाविक रूप से रहता ही है। वह माँ की गोद से या घर के आंगन में इन कहानियों के प्रति एक अभिरुचि बना लेता है। उसकी चिर जिज्ञासा इसके प्रति, इस विधा के प्रति शाश्वत रूप से दिखाई देती है। वह इसी लोक या इसी संसार की कहानियां और किस्से नहीं सुनना चाहता, बल्कि बादलों के पार दिखाई न देने वाले संसार का, राजा रानियों का, परियों प्रेतों के संसार का भी रहस्य जानने की उत्कट इच्छा वह अपने पास रखता है। उसे प्रकृति के अनेक क्रम आकृष्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसको जिज्ञासा से परिपूर्ण बनाते हैं। उसकी न जाने कितनी जिज्ञासाओं की तृप्ति इन्हीं किस्से कहानियों में, लघु उपन्यासों में हो पाती है। उसकी कथा वस्तु, बाल कथा साहित्य लिखने वाला व्यक्ति इस तरह की बुनावट करता है कि उसमें रोचकता हो, उसमें एक समुचित संदेश हो, उसमें कल्पना की सृजनात्मक शक्ति को प्रखर बनाने की प्रेरणा हो, उसके पात्र आदर्श हों, उसमें वर्णित परिवेश, युगीन वातावरण, देश काल और कथा का, कहानी का उद्देश्य या उसका संदेश, ये सब मिलकर बच्चे को न केवल प्रेरित करें, आकृष्ट करें, बल्कि उनकी समस्त जिज्ञासाओं को शांत करने में भी अपनी भूमिका निभा सकें।
जो पारंपरिक कथा वाचन या श्रवण की शैली हम देखते हैं तो उसमें आता था, एक समय की बात है, ऐसे वाक्यों से जब कविता कहानी आदि का प्रारंभ होता है तो बच्चों की जिज्ञासा और अधिक प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। बच्चा हमेशा कहानी में कुछ नया घटने और घटते रहने की अपेक्षा करने लगता है। उसके लिए रहस्य, रोमांच, कौतूहल या सस्पेंस ये होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बच्चे कहानी या उपन्यास में एक्शन या क्रिया व्यापार को भी अत्यंत महत्व देने लगते हैं। कहानी या उपन्यास के पात्रों के सतत सक्रिय दिखाई देने से ही यह संदर्भ उभर कर आता है। सामान्यतः बच्चे धैर्यशील नहीं होते, अधीर होते हैं, चंचल होते हैं, शरारती भी होते हैं, लेकिन उतने ही कोमल और मार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत भी होते हैं। इसलिए कहानी या उपन्यास का प्रारंभ ऐसा लंबा, सुदीर्घ ना हो, विलंबित ना हो कि बच्चा कहानी के एक्शन या सस्पेंस की प्रतीक्षा में ही ऊबने लगे। उसकी जिज्ञासाओं की शांति शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए। बच्चे के मन को किसी भी कहानी, कथा वस्तु या कहने की शैली से ठेस नहीं लगनी चाहिए। आज बच्चों की रुचि को, उनकी मानसिकता को तथा वैचारिक धरातल को दूरदर्शन, वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, इन सब ने उस तरह का नहीं रहने दिया जैसा कोमल बाल मन होता है। ये जो कृत्रिम मेधा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर की संस्कृति है, इसने समग्र बाल साहित्य के लिए खतरे खड़े कर दिए हैं, चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। यही कारण है कि बाल साहित्य के समस्त मानदंड, उसकी कसौटी या उस बाल साहित्य को परखने के निकष, वो भी आज की दुनिया में प्रश्न चिन्हित हो गए। फिर भी हमारे यहाँ बच्चों की कहानी या उपन्यास में अच्छाई की जीत और बुराई की हार, यह आज भी प्रासंगिक है। अंत में इसी को दिखाना उचित, औचित्यपूर्ण, उदात्तता से परिपूर्ण यही माना जाता है। सुखांत कथा का प्रस्तुतिकरण, दुखांत कहानी बच्चों के मन पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ती। इसलिए कहानी का अंत अधूरा भी नहीं होना चाहिए और विलगाव या विछोह या त्रासदी या वेदना से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। बच्चों के मन में उठने वाले विविध प्रश्नों का समाधान अंत में होना ही चाहिए। कहानी उद्देश्य या संदेश को भी सीधे उपदेश में ना कहकर परोक्ष एवं सहज रूप में ही संप्रेषित करे तो कहानीकार की सफलता समझी जाती है। यानी यदि कहानी के उद्देश्य को उपदेश के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वह उबाऊ हो जाता है और उसके पठन पाठन श्रवण आदि में बाल मन की अभिरुचि शेष नहीं रहती। बच्चों की कथाओं में लोक कथाएं, परी कथाएं, नीति कथाएं, यथार्थ कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, नवीन परिकथाएं, फैंटेसी कथाएं, पशु पक्षी संबंधी कहानियाँ, पर्यावरण संबंधी कथाएं, खेल कथाएं, धार्मिक आदि कथाएं, ये सब देखने को मिलती हैं। इन सभी को अलग अलग आस्था के अनुरूप स्वरूप भी दिया जाता है या दिया जा भी सकता है। हम 10 वर्षों की अवस्था के आसपास आकर बच्चों को परिकथाओं और काल्पनिक कथाओं के लोक से
निकालना चाहते हैं तो 10 वर्ष तक हम उसे परिकथाओं की दुनिया में रखते हैं, काल्पनिक कहानियों के किस्सों में हम उसे जोड़े रखते हैं, किंतु 10 वर्ष के बाद हम उसे जीवन के यथार्थ को समझने के लिए भी प्रेरित करना चाहते हैं। वह ऐसी कहानी और उपन्यास का कथानक ढूंढने लगता है जिसमें उसके अपने जीवन की समस्याओं का आमना सामना हो सके। इन्हीं के माध्यम से बच्चे अपनी समस्याओं को समझने और उनका विश्लेषण भी करने लगते हैं। साहित्य का, कहानियों का, कविताओं का, उपन्यास, नाटकों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव बाल मन पर, उसके मनोमस्तिष्क पर दिखाई देता है। बच्चों को उपन्यास पढ़ने में आनंद आता है। उपन्यास का घटना चक्र बहुत तेजी से चलता है और बच्चों की उत्सुकता या जिज्ञासा उन्हें रोचक कथा संसार की ओर उन्मुख किए रहती है। 6 से 12 वर्ष तक का समय बच्चों की उत्सुकता के निरंतर बढ़ते रहने का समय है। ये जो 6-7 साल का समय है, 6 से 12 वर्ष, इसमें बाल मन अधिक जिज्ञासु हो जाता है, उत्सुकताएं बढ़ जाती हैं। वह रोमांच से भरी कहानियां, किस्से पढ़ना सुनना चाहता है। वह इस अवस्था में अपने प्रत्येक प्रश्न का समाधान भी खोजता है, जबकि 12 से 17 वर्ष की अवस्था में वह समाधान खोजने भी लगता है, स्वतः प्रयत्नशील हो जाता है, हर उस प्रश्न और जिज्ञासा का उत्तर खोजने लगता है। बालक के सोचने विचारने की शक्ति अब बढ़ जाती है। वह समूह की ओर, दाव पेचों की ओर, रहस्य की ओर, दल या गिरोह की ओर बढ़ने लगता है। सामाजिकता की भावना आने पर उसमें नैतिकता का विकास होने लगता है। उसे आकर्षण, मोहन और प्रेम की दुनिया दिखाई देने लगती है। लोकप्रियता की भावना उसके नैतिक आधार पर पोषित होने लगती है। बाल्यावस्था में बालक सामान्यतः बहिर्मुखी होता है और किशोरावस्था में वह धीरे धीरे शारीरिक अंगों के विकास एवं आवाज में हो रहे परिवर्तन आदि के कारण कुछ कुछ अंतर्मुखी सा होने लगता है। इसी समय उसकी काम प्रवृत्ति भी बढ़ने लगती है। मानसिक स्थिति से वह प्रौढ़ होने लगता है। वह प्रौढ़ व्यक्तियों को अपनी बुद्धि से प्रभावित करने के अवसर ढूंढने लगता है। तर्क शक्ति भी कुछ कुछ बढ़ने लगती है। किशोरावस्था में यौन प्रवृत्ति की वृद्धि के कारण लड़के लड़कियों का परस्पर आकर्षण भी बढ़ने लगता है। इसलिए शैशव काल में बच्चों का शारीरिक विकास तेजी से होता है। बाल्यावस्था में उसकी जिज्ञासाएं बढ़ने लगती हैं और किशोरावस्था में उनके व्यक्तित्व का उदय प्रारंभ होता है। उसी आधार पर बच्चों की साहित्यगत रुचि भी विकसित होने लगती है। शैशव में उसकी अनुकरण की प्रवृत्ति प्रधान होती है। बाल्यकाल में वह वातावरण और युगीन स्थितियों को समझने का प्रयत्न करने लगता है और व्याकुल भी दिखाई देता है। प्रश्नों की तुष्टि वह तत्काल चाहता है। मानसिक शक्ति के विकास के कारण जिज्ञासाओं को शांत करने का निरंतर प्रयत्न करता है और उत्कट इच्छा बार बार व्यक्त भी करता है। जबकि किशोरावस्था में आकर उसे अपनी सूझबूझ, अपनी शक्ति पर भरोसा अधिक होने लगता है। वह अपने व्यक्तित्व की सामाजिक स्वीकृति भी अब चाहने लगता है। इसीलिए इस दृष्टि से बाल कथा साहित्य में जिस मनोवैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षा की जाती है, उसका आज भारतीय बाल साहित्य में काफ़ी हद तक अभाव दिखाई देता है। भारत का अधिकांश बाल कथा साहित्य उपदेशात्मक है, जबकि वह प्रभावी नहीं बन पाता। बालक कभी भी नैतिक आचरण संबंधी कोरे उपदेशों को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो पढ़ाई भी, वो शिक्षा भी खेल खेल में अर्जित करना चाहते हैं। चरित्र के निर्माण में मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार, नैतिक स्थायी भावों का गठन और एक सबल स्व की उत्पत्ति निहित रहती है। इसीलिए बाल कथा साहित्य के लेखकों को इस दिशा में विशेष ध्यान देना होता है, जबकि यह हो नहीं पाता और होना चाहिए। बच्चे एक खास अवस्था में इस प्रकार के साहित्य से अपने व्यक्तित्व को आदर्शमय
बनाना चाहते हैं। उनके सामने आदर्श पात्रों को, उनके घटनाक्रमों को, उनकी जीवन शैली को परोसा जाता है। इसलिए साहित्यकार को चाहिए कि वह ऐसे समस्त गुणों और मूल्यों को सहजता से प्रतिबिंबित करे, ताकि बच्चों को उनके सामने कुछ आदर्श, कुछ लक्ष्य प्राप्त हो सकें। बाल मन के स्थायी भाव भी आदतों से ही सुसंगठित और चालित होते हैं। बाल कथा साहित्य इस दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इसलिए आत्मसम्मान, स्वाभिमान, ऐसे भावों और गुणों को कथा साहित्य के माध्यम से बखूबी प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। बालक अगर साहित्य के माध्यम से स्व को एवं अपने आत्मत्व को पहचान सकते हैं, तो निश्चित ही वे अपने जीवन लक्ष्य या सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व के प्रति भी जागरूक रह सकते हैं। बाल कहानियाँ अथवा उपन्यास यदि बालक को सामाजिक जीवन बिताने की राह दिखा सकें तथा सत्य, शिव और सुंदर का व्यावहारिक निर्वाह बता सकें, तो वह उनकी सफलता निश्चित रूप से उपलब्धि बनकर प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कहानियों और उपन्यासों में जो सामाजिक जीवन शैली है, जीवन यापन की पद्धतियां हैं, उनके उपाय, उनके तरीके हैं, चुनौतियों से जूझने और उन पर विजय प्राप्त करने के सूत्र हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम के व्यावहारिक ज्ञान और उसके निर्वाह की शिक्षा है। यही बच्चे को, बाल मन को सफलतम उपलब्धि की ओर ले जाता है। चरित्र के उच्च आदर्श, जीवन के संघर्ष, उन पर प्राप्त की गई विजय, ये सारे उदाहरण व्यक्तित्व एवं अस्मिता की पहचान बनाने वाले मूलभूत सिद्धांतों को यदि बालक जान ले, समझ ले, तो यह बाल साहित्यकार की अन्यतम देन बन जाती है। इसलिए बाल साहित्यकार से ये अपेक्षाएं होती हैं, उससे ये आशाएं होती हैं कि वह किसी भी विधा में बाल साहित्य का सृजन करे तो उस बच्चे के सामने वो उसकी अस्मिता की पहचान बनाने का मार्ग प्रशस्त करे। वह उन आदर्श चरित्रों, उन प्रेरक राष्ट्र नायकों की ओर उन्मुख करे जिन्होंने जीवन के संघर्ष में विजय प्राप्त की है, जो राष्ट्र चेतना, राष्ट्रबोध, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इससे जुड़ सकें। इसलिए बाल साहित्यकार वास्तव में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सृजन करता है। बालक शिशु और किशोर के बीच की कड़ी होता है। इस खास अवस्था में वह तोड़फोड़ की प्रवृत्ति से हटकर रचनात्मकता की ओर मुड़ने लगता है। अब उसे कागज की नाव, हवाई जहाज, मिट्टी के घर, रेत के घरौंदे, आड़ी तिरछी रेखाएं और उनसे बने चित्र, रेखा चित्र, ये सब कुछ आकृष्ट करने लगते हैं। उसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक प्राणी की भांति बालक में भी सुख दुख की मूल भावनाएं जन्म से ही विद्यमान रहती हैं। इसलिए कहानी या उपन्यास में वह अपने अनुकूल स्थिति या घटना पाकर प्रसन्न होता है, प्रतिकूल स्थिति या घटना पाकर वह उदास और मायूस हो जाता है। क्रोध और भय के हरास और विस्मय के मनोवेग उसके भीतर प्रबलता से उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। मन की चंचलता उसके चेहरे के भावों में बदलती ढलती रहती है। कौतूहल, जिज्ञासा और कल्पना के हिंडोलों में वह निरंतर झूलता रहता है। बाल कहानी या उपन्यास मूलतः पाठ्यपुस्तकों से भिन्न होते हैं। ये किसी प्रकार के बंधन में बंधकर नहीं लिखे जा सकते। यही कारण है कि प्रौढ़ों की रुचियां और स्थितियां कुछ विशिष्ट विषयों की ओर प्रायः ढल चुकी होती हैं, जबकि बच्चों को तो हर विषय में आनंद आने लगता है। प्रसिद्ध कवित्री तथा बाल मनोविज्ञान की विशेष महीयसी महादेवी वर्मा ने कहा भी है, बालक विश्व का सबसे व्यापक बुद्धि वाला, विशाल हृदय वाला नागरिक होता है। सच्चे अर्थों में हम उसे विश्व नागरिक कह सकते हैं। जब हम प्रौढ़ हो जाते हैं तब धीरे धीरे देश काल की सीमाएं हमें बांधने लग जाती हैं। प्रौढ़ बालक मूलतः यथार्थ में जीता है
और यथार्थ के घरों को सहन करने के लिए ही कल्पना का सहारा लेता है, किंतु बालक विस्तृत कल्पना में ही जीता है। उसकी भावना विश्व के हर जीवन को छूती चलती है। इसलिए बाल कथा साहित्य यदि बालकों को सही दिशा और सटीक दृष्टि दे सकता है तो सफलता का अधिकारी अवश्य बनता है। बच्चों की विभिन्न अवस्थाएं और उनकी सीमा रेखाएं वास्तव में उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम आदि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को भलीभांति समझने और उनके मनोवैज्ञानिक अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए ही तय की जाती हैं। बाल कथा लेखक भी यदि इस आधार को ध्यान में रखे तो मनोवैज्ञानिक आधार पर वह उत्तम, श्रेष्ठ और सर्वग्राह्य साहित्य दे पाता है। 5 वर्ष की आयु तक के बालकों को सामान्यतः सीधी, सरल और उलझन रहित स्थिति या घटना से संबद्ध कथा वस्तु प्रभावित और आकृष्ट करती है। उसके परिवेश से संबद्ध चरित्र तथा माता पिता, गुड्डा गुड्डियाँ, पशु पक्षी, ये कहानी या ये सब कहानी के पात्र बनकर, उपन्यास के मोहक पात्र बनकर उसे आकृष्ट करते हैं। पशु पक्षियों का परस्पर संवाद, गुड्डे गुड्डियों का दौड़ना भागना, छिपना खेलना, राजा रानी आदि के कार्यकलाप उसे या उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। इस अवस्था के बालक अत्यंत संवेदनशील और कोमल माने जाते हैं। 5 से 8 वर्ष के बीच की अवस्था में बालक श्रवण और पठन द्वारा कहानियों, उपन्यासों का आनंद आस्वादन लेने लगता है। सीमित शब्दों के गान, सीमित धारण शक्ति की स्थिति और घटनाओं को सीमित दायरे में समझने की शक्ति, ये सब के बावजूद वह कहानी और उपन्यासों की दुनिया में उतरता और उतरना चाहता है। यहीं आकर उसकी मनोरंजन और आह्लाद की, कौतूहल जागृत करने की क्षमता विकसित हो पाती है। कहानी या उपन्यास का सुखांत होना और लोक कथाओं और सरल कथानकों पर आधारित होना इस अवस्था के बालकों के लिए अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित बन जाता है। 8 से 12 वर्ष के बच्चे मानव मस्तिष्क की अपरिसीमित क्षमता का पूरा उपयोग करने के योग्य बन जाते हैं। ऐसे में रोमांचकारी यात्राएं, खोज कथाएं, रूहानी कहानियाँ, उपन्यास, साहित्यिक गाथाएं उसे प्रिय लगने लगती हैं। विज्ञान की विस्तृत जानकारी वह रोचक और सरल भाषा में चाहने लगता है। कहानी या उपन्यासों में अधिक क्रियाकलाप तथा पात्रों की अधिक क्रियाशीलता उसे आकृष्ट करती है। अपनी निजी अभिव्यक्तियों, अभिरुचियों, समस्याओं और अनुभवों को वह कहानियों, उपन्यासों में खोजता है, उनसे तदाकार करता है। उसकी यौन चेतना संबंधी धारणा भी इसी अवस्था में जागृत होती है। इसलिए कथा साहित्य में लड़की पात्रों की प्रधानता भी उसे अच्छी लगती है। यदि उसकी ही अवस्था की बालिका हो तो स्थिति कुछ भिन्न होती है। इस तरह के साहित्य की भाषा सीधी, सहज, सरल, व्याख्यात्मक और रोचक होती है और होनी भी चाहिए। भाषा उसमें गौण होती है, कथ्य और संवेदना उसमें प्रधान होती है। अभिव्यक्ति कौशल तथा शिल्पगत सौंदर्य बच्चे को इतना प्रभावित नहीं कर पाता जितना कि उसकी कथा वस्तु, उसके घटनाक्रम और उसके चिरस्मरणीय पात्र। कहानी या उपन्यास का शीर्षक भी अत्यंत प्रभावपूर्ण तथा अपील करने वाला होना ही चाहिए। कहानी या उपन्यास की शुरुआत आकर्षक, मोहक और दिलचस्प होनी चाहिए। संवाद कथानक को आगे बढ़ाने वाले हों, बच्चों के भावों को जगाने वाले हों, उद्वेलित करने वाले होने चाहिए। इस तरह साहित्य में पृष्ठभूमि भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहानी का मध्य उसकी रीढ़ होती है। संघर्ष और समस्याओं की स्थापना उसी का अंश होते हैं। कहानी की चरम सीमा पर नाटक की रुचि भी शिखर तक पहुंच जाती है। इसलिए यहाँ पर चरम सीमा नाटकीय ढंग से विकास पाती है। इसे संघर्ष और उलझनों की नियताप्ति की स्थिति कहा जा सकता है। कहानी का अंत अत्यंत महत्वपूर्ण, समस्त जिज्ञासाओं को शांत करने वाला, तृप्त करने वाला होना चाहिए। अविस्मरणीय प्रभाव ही इसकी संतोषप्रद प्रस्तुति माना जाता है। कहानी या उपन्यास के सभी पात्र प्रकाश बिंदु की तरह होने चाहिए। स्पॉटलाइट का सा ध्यानाकर्षण तथा पात्रों की सजीवता, जीवंतता, यह भी महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। पात्रों का चयन सामान्यतः आयु वर्ग को दृष्टि में रखकर ही किया जाना चाहिए। पात्रों में आश्चर्य पैदा करने वाले पात्र
तथा विश्वसनीय पात्र भी होने चाहिए, किंतु पाठक की अनुभूति और कल्पना सीमा से एकदम परे के पात्र होते हैं तो रचना प्रभावी नहीं बन पाती। इसलिए आसपास के पात्र हों या वो चरित्र और पात्र हों जो आदर्श हों, जो ऐतिहासिक हों, जो पौराणिक हों, जो हमारी पुरा गाथाओं और कथाओं से जुड़े हों, उनके नायकत्व के रूप में उपस्थित रहे हों, वही उन्हें प्रेरित करते हैं। बाल कथा साहित्य की भाषा बोधगम्य हो, दैनंदिन व्यवहार की हो, सरस हो, तभी वो बच्चों के मन को प्रभावित करती है। शब्दकोश देखने की अपेक्षा बालक से नहीं की जानी चाहिए। सरल वाक्य, छोटे पदबंध, सहज शब्दावली, इसका प्रयोग होना चाहिए। ऐसे प्रयोग साहित्य को जीवंत और रोचक बनाते हैं। अपेक्षा अनुसार लेखक चित्र भी दे सकता है। कहानी का निष्कर्ष संदेश परक हो, उसमें मूल्यों और नैतिक आदर्शों की स्थापना हो। बाल साहित्य या बाल उपन्यास में कथा लंबी होती है तथा लोक परलोक, आकाश पाताल, घर समाज, बाल मन, इन सब की गुत्थियों से उसे संबद्ध किया जाता है। उपन्यास में आगे क्या होगा का भाव सदैव जीवंत रहे, तभी बच्चों की रुचि जीवित रहती है। औत्सुक्य प्रधान रहना चाहिए। हिंदी में बाल कहानी और उपन्यासों की परंपरा मूलतः अंग्रेजी से आई। रॉबिन्सन क्रूसो, सिंदबाद की यात्रा, ऐसी लंबी कहानियों ने, उनके हिंदी अनुवादों ने हिंदी बाल उपन्यास की राह प्रशस्त की। सन 1947 के बाद ही हमारे देश में मौलिक रूप से बाल उपन्यासों की ओर विशेष ध्यान गया। इस समय के भूप नारायण दीक्षित, खड़खड़ देव तथा दयाशंकर मिश्र कृत दीनू बेटा और अन्य कई कुछ उपन्यास देखने को मिलते हैं। किशोर पाठकों के लिए परी के मैदानों में, ब्राज़ील के वनों में, संसार के चिड़ियाघरों में, ऐसे कई अंग्रेजी उपन्यासों का हिंदी अनुवाद 1957-58 के आसपास हुआ था। फिर भी विश्व की कतिपय श्रेष्ठ कृतियों का रूपांतरण बाल उपन्यास में होने लगा। बंकिम बाबू के बंगला उपन्यासों के किशोरावस्था को ध्यान में रखकर किशोरोपयोगी रूपांतरण हुए। सांसारिक हिंदुस्तान में और ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जिनमें नंदन है, जिनमें लोटपोट है, जिनमें दिनमान है, साप्ताहिक हिंदुस्तान है, इन सब में हम देखें तो बहुत से कथाकारों ने, साहित्यकारों ने, जैसे मनहर चौहान ने अनुदित कई बाल उपन्यास धारावाहिक रूप में इन पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाए। हिमांशु श्रीवास्तव के मौलिक बाल उपन्यास, हरिकृष्ण देवसरे के, श्री प्रशांत के, विश्वमित्र शर्मा के, हरिकृष्ण गुप्त के कई उपन्यास बाल लोक में लोकप्रिय हुए। यही वह समय था जब अर्जुन, कर्ण, भीम, झांसी की रानी, हल्दी घाटी, बाजीराव पेशवा, रामायण, महाभारत, वीर कुणाल, महाबली छत्रपाल, इन सब को ध्यान में रखकर बहुत सी बाल कहानियाँ, बाल कथाएँ और उपन्यास लिखे गए। शेक्सपियर के मैकबेथ, जूलियस सीजर, हेमलेट, रोमियो जूलियट आदि को भी औपन्यासिक और नाट्य रूपों में प्रस्तुत किया गया। विनोद कुमार के पराग पत्रिका में, लक्ष्मीनारायण लाल के नंदन में, द्रोणवीर कोहली के साप्ताहिक हिंदुस्तान में, शशि प्रभा शास्त्री आदि के कई उपन्यास इन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। शांति भटनागर, श्री कृष्ण, मनोहर वर्मा, देवेंद्र कुमार, हरिकृष्ण देवसरे, सुशील कुमार, कुणाल श्रीवास्तव, व्यथित हृदय, वीरेंद्र गुप्त जैसे कई बाल उपन्यासकार उपन्यास लिखते रहे। जयप्रकाश भारती, देवेंद्र सत्यार्थी, ओम प्रकाश सिंगल आदि ने भी प्रचुर मात्रा में योगदान किया। भगवत शरण उपाध्याय, देवराज दिनेश, मस्तराम कपूर, विजय राघव रेड्डी, ऐसे बहुत से रचनाकार हैं जो बच्चों के लिए आजीवन लिखते रहे। इस तरह हम देख सकते हैं कि बाल साहित्य एक स्वतंत्र विधा के रूप में उभर सका। हिंदी के बाल कथा साहित्य का दायरा बहुत बड़ा हो गया, उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, उसकी रोचकता और आकर्षण बढ़ते चले गए और बहुत से उपन्यास सतत प्रकाशित होते रहे और बच्चों का मन अपनी ओर खींचते रहे। उन सभी मौलिक या अनुदित बाल कथा साहित्य की रचनाओं ने निश्चित रूप से हिंदी बाल साहित्य को प्रचुर मात्रा में समृद्धि प्रदान की और एक इतिहास उनका हमारे सामने तैयार कर दिया। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।